ओके, माइंड भी हम लोग लाइव है। हम लोग 40 सेकंड का सर वेट करते हैं। ओके राइट, हम लोग लाइव है। ओके, काफी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। ओके ओके, वेलनेस मॉर्निंग के लोग का मैसेज आ गया। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि 7:30 बजे आज का सेशन शुरू करेंगे, तो आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लाइव सेशन में। और आज का दिन बहुत खास है। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई कि किसी काम की शुरुआत करते और आप अगर काम करते तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। और मैं इसका पक्षधर हूँ, वाकई में सलाह लेना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप सलाह किससे लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर बात करते हैं मंगल पांडे की, और लोग उनसे पूछे, हमसे पूछे कि मंगल पांडे कौन हीरो था, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप मंगल पांडे कौन है ये आप जाने केवल, मैं ये भी बोलूंगा कि आप ये पूछ किससे रहे। अगर आप एक भारतीय से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे मंगल पांडे हीरो था। आप इतिहास को उठा करके देखिए, लोग बोलेंगे मंगल पांडे हीरो था। लेकिन आप अगर किसी ब्रिटिश से बात करें और उनसे पूछे मंगल पांडे कौन था, तो बोलेंगे वो एक विद्रोही था। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी से आप अगर सवाल करते तो सवाल किससे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं सभी का स्वागत करता हूं। कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। जब लोग 2 लेग के कंपनी में काम करते हैं तो ये मल्टीपल लेग की बुराई करते हैं, और जो मल्टीपल लेग्स वाले हैं वो 2 लेग वालों की बुराई करते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सही प्लान कौन सा है, ये एक विवादास्पद सवाल है। तो आज इस सवाल पे से हम पर्दा उठाते हैं, और एक जो बारीकी है, जो फर्क है फैलाए गए अफवाहों में और हकीकत में, आज हम उसकी दूरी को मिटाते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज इसके लाइव सेशन में। और आज के सेशन को हम लोग, मतलब इस सेशन को बेहतर बनाने के लिए और सटीक जवाब देने के लिए आज एक खास शख्सियत हमारे पास मौजूद है। तो मैं आप सभी के सामने स्वागत करना चाहूंगा फिडसी के, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन, साथ ही डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के एडिटर इन चीफ। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। राहुल जी। थैंक यू सो मच टीम मॉटलर। मेरा नमस्कार सभी को। आज एक आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सबसे पहला जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए या आपको पता होना चाहिए हमारे एसोसिएशन के बारे में है। फिटसी, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, आज से करीबन 3 साल पहले वो एसोसिएशन बनाई गई। और इस एसोसिएशन का पर्पस क्या था, ये सोच क्या थी, या इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में एसोसिएशन बनने का पर्पस बड़ा अजीब भी था और बड़ा जरूरी भी था। जब भारत सरकार ने गाइडलाइंस निकाली डायरेक्ट सेलिंग की 2016 के बाद, और कंपनीज ने जो लीगल और एथिकल कंपनीज काम करना चाहती थी, उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर अपने पेपर सबमिट करना शुरू किए। तो उस दौरान कुछ कंपनीज को ये प्रॉब्लम आने लगी कि कुछ बड़ी कंपनीज या कुछ ग्रुप्स या कुछ एसोसिएशंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहे थे जिससे ये पता करना ठीक नहीं चल पा रहा था कि ठीक क्या और गलत क्या है। अब उसके चलते हुए काफी कुछ कम कंपनीज मिनिस्ट्री में कंप्लाई भी कर रही थी, और जो कंप्लाई कर रही थी उनको ये नहीं पता चल पा रहा था ठीक क्या और गलत क्या है। उन्हीं दौरान कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने, जो एथिकल काम करना चाहते थे और जो चाहते थे, जो डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर देखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को एक सीरियस बिजनेस देखते हैं, उन लोगों ने मिलके, हम सब ने मिलके ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम लोगों को ये बता सकें कि ठीक चीज क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परसेप्शन है, और नेगेटिव परसेप्शन शायद इसलिए भी है क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में ठीक चीज लोगों को नहीं बता पाते, और जो लोग काम कर रहे हैं असल में उन्हीं को हमारी इंडस्ट्री के बारे में ठीक नहीं पता, इसलिए वो नेगेटिविटी कुछ ज्यादा हो जाती है। जो हम हमारे साथ काम नहीं कर रहा वो हमारे बारे में क्या सोचता है उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। तो इस एसोसिएशन का बनाने के पीछे पर्पस यही बना कि एक एजुकेटिव प्लेटफॉर्म बनेगा
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें डायरेक्ट सेलर, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन कंपनीज के थ्रू जो लॉन्ग टर्म और एक विजन के साथ काम करती हैं, उनके साथ हम मिलके सरकार के पास उनकी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकें। उसी कोशिश का नतीजा है कि आज 3 साल बाद हम करीबन 25 मेंबर्स की कंपनी है और करीबन 1 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट सेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फिटसी जो है अपने आप को एक ट्रेनिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरह देखती है, एक लीगल प्लेटफॉर्म की तरह देखती है, जिसमें वो अपने डायरेक्ट सेलर्स का विजन और उनका फ्यूचर बचा सके। सरफराज भाई। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए सर, मेरा पहला सवाल यही था कि फेडरेशन को स्टार्ट करने की वजह क्या थी, और सर मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच। और ये आज के हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो सर इसी सवाल में एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा कि एमएलए में जो आपको कंट्रीब्यूट करना था राहुल सुदन सर, तो आपने फेडरेशन को ही क्यों चुना? आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी काम कर सकते थे, शायद आप एक कंपनी भी खोल सकते थे। ये फेडरेशन से आपको क्यों लगता है कि आप एक रिवोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं हम डायरेक्ट सेलर के जीवन में? जी सर। आ, असल में मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटर था। देखिए, जब हम काम शुरू करते हैं, मैं 1998 1999 की बात कर रहा हूँ, मैंने अपना करियर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह शुरू किया। बट उस टाइम पे ये पता करना कि कंपनी ठीक है या गलत है नहीं होता था। कोई जरिया नहीं था कि आप लीगल इंडस्ट्री में हैं या नहीं है। मैंने पहला जो चीज देखी सामने, मैंने कर लिया। साल 2 साल बाद काम करने के बाद पता चला कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में मैं काम कर रहा था, वो असल में ठीक नहीं था। लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री से इतना प्यार हुआ कि मैं इसे छोड़ नहीं पाया। उसके बाद मैंने इसी में रिसर्च करना शुरू किया और इसी में काम किया। और हर जगह डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया। एज अ ट्रेनर काम किया, एज अ मार्केटिंग हेड काम किया, बड़े ग्रुप्स में काम किया। उसके बाद हम कुछ मेरे दोस्तों को जब प्रॉब्लम आना शुरू हुई लीगल की, और जब उन डायरेक्ट सेलर्स को थोड़ा सा टैक्सेशन का इशू आना शुरू हुआ, या कंपनीज को लीगल की प्रॉब्लम आने लगी, जब हमने वो सॉल्व करना शुरू किया, वो धीरे धीरे हम एक लीगल प्लेटफॉर्म में, एक कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट होते चले गए। एसोसिएशन के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ चीजें लाइफ में प्लान नहीं होती, उसी में से एसोसिएशन था जो प्लान नहीं था। हम सबको यह था कि हमें कुछ करना है, कि इस इंडस्ट्री ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें उसे वापस करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब जिस चीज की जरूरत पड़ी वो की, और उस टाइम पे शायद जब सब ने सलाह की कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, कि हम सही चीज मार्केट में बता सकें। कई बार आप ठीक भी होते हैं, पर अगर आपकी आवाज स्ट्रांग नहीं है तो वो आवाज दब भी जाती है। तो इन सभी चीजों को जब निचोड़ निकला, तो तब एसोसिएशन का एक रूप लिया, इस सोच ने एक एसोसिएशन का रूप लिया। अब जब एसोसिएशन ने रूप लिया, तो ये 5 6 7 लोग जिन्होंने इसका कार्यभार संभाला, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो एडवोकेट हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे ट्रेजरर साहब हैं। सो पूरी टीम प्रोफेशनल्स की थी जिन्होंने इस कदम को एक्सेप्ट किया, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आगे चलना शुरू किया। तो सरफराज भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। और वाकई में सर हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आज हम लोग सर फिटसी के पार्ट हैं। और इतना इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि सर आज आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आज हमसे सर बातचीत करने के लिए आप सामने मौजूद हैं। और बेस्ट पार्ट सर आज के सेशन का ये भी है कि लोग कमेंट्स में कुछ सवाल भी करेंगे, और आज आपको लाइव सुन करके आप उन सवालों का जवाब भी देंगे। और एक सवाल लेकिन सर उठ करके आता है कि आज हम लोग फिटसी के मेंबर हैं और काफी संतुष्ट भी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो सरकार करने वाली है आपके जरिए, आपकी संस्था के जरिए हमारी कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंचता है, हम डायरेक्ट सेलर तक पहुंचता है। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं सर हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, सर ये जो फिडसी है वो इडसा या एफडीएस है, इससे अलग कैसे और क्या खास है इसमें? देखिए, हम अलग कैसे हैं, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कॉमन कैसे हैं, कि हम क्या चीजें हैं जो हम सब मिलके करते हैं। तो देखिए, तीनों का एम एक ही है कि भारत में आप डायरेक्ट सेलिंग को एक उसका मान, उसका सम्मान दिलवा सकें। हम जो लोग भारत की जीडीपी में काम करते हैं, हम जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, हम जो मेक इन इंडिया के लिए काम करते हैं, हम इस चीज को सरकार को दिखा सकें। क्योंकि हम सब लोगों ने आज तक कभी मिलके नहीं दिखाया। फर्क था सिर्फ अप्रोच का। मैं उनके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि वो काम कैसे करते हैं। वो लोग अपना अपने लेवल पे अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन फिटसी का क्या सोच है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। फिटसी की सोच ये है कि इस इंडस्ट्री में से हमें इसको सबसे पहले सिक्योर करना है।
सिक्योर करने के लिए हमें दोनों पक्षों की जरूरत है, हमारे को डायरेक्ट सेलर्स भी चाहिए और हमारे को गवर्नमेंट का साथ भी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने लीगल गाइडलाइंस लेकर आए, उन्होंने फिर दूसरा कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें कंज्यूमर एक्ट में हमारा डायरेक्ट सेलिंग शब्द आना शुरू हुआ, हमारे रूल्स बनना शुरू हो गए। अब हम एक्चुअली हमारे जब रूल्स आ जाएंगे तो वो एक एक्ट का पार्ट है, यानी हम 100% एक लीगल एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। अब सरकार ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना के देने थे काम करने के लिए वो कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो अब हमारा रोल रह जाता है। हमारा रोल रह जाता है हमारे को सही काम करने में, हमारी को टीम को ये सिखाने में कि एथिकल काम क्या होता है और लीगल, असल में आप समझें तो लीगल होना एथिकल होने से आसान है। एक एथिकल कंपनी एक्चुअली एक लीगल कंपनी से भी ऊपर होती है। तो हम जो एथिकल काम करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम सबको साथ मिलके एजुकेट करके कि क्या चीज ठीक है क्या गलत है वो सरकार के पास लेना चाहते हैं। अब इसके अंदर हमारे हिंदुस्तान की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने आप में एक यूनिक ऑप्शन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी। तो हमारे को कैसे प्रोडक्ट बेचने हैं, हमारे को उनके क्या रूल्स चाहिए, हमारे को अपने भारत की कंपनियों को बचाने के लिए क्या सिस्टम चाहिए, फिटसी उन सभी चीजों को सरकार के पास लेके जाती है। सो अगर समझे तो हमारी दो फर्क आप समझे, सबसे पहला भारत के लोगों को क्या चाहिए, फिटसी पहले वो बात करती है। दूसरा, भारत के हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, लीगली और एथिकल काम करने के लिए फिटसी काम करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक चीज तो क्लियर हो गया सर, फिटसी का मकसद केवल कंपनी को लीगल चीजें नहीं बताना, साथ ही साथ एथिकली काम कैसे करे, इस पे फिटसी ज्यादा फोकस करती है। और सर अगर ये मैं मानूं कि फिटसी वास्तव में अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित की बात करती है, तो एक सर थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, और हालांकि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ मैं कंज्यूमर भी तो हूँ, तो एक सर सवाल उठ करके आता है कि यदि फिटसी या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या फेडरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा की बात करती है, तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये शिकायत होती है कि जो एमएलएम के प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर मार्केट के प्रोडक्ट से महंगे होते हैं। तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस है जो फिर से या कोई संस्था सरकार तक पहुंचाए, जिससे कि जो ज्यादा रेट लिया जा रहा है एमएलएम कंपनीज के जरिए उस पर लगाम लगाई जा सके? ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल है सर जी। सरफराज, आपका क्वेश्चन, जो प्रश्न मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट बेचती हैं जो मार्केट से महंगा है, आप डेफिनेटली। ये, और अगर वो महंगा है या सेम, तो हम किस तरीके से सरकार को अप्रोच कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा या सस्ता बेच रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए कोई मापदंड हो जिससे कि ज्यादा कीमत पे ना बेची जाए। अच्छा सरफराज भाई, सभी डायरेक्ट सेलर्स जो कंज्यूमर भी हैं और यहाँ पे काफी लोग होंगे, थोड़ा सा समझिए कि असल में भारत का कानून कैसे काम करता है। हमारे यहाँ दो कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो कैटेगरी है उसका जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी होती है उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, वो ओपन मार्केट होती है कि वो आप कितना कंपटीशन में बेच सकते हैं। अब आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, आप उसे बेचना चाहें बेच सकते हैं। क्यों वो ओपन मार्केट में या रिटेल में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी वो डायरेक्ट सेलिंग में? उसका कारण है एक्चुअली क्योंकि हम जितना मार्जिन देना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट की अगर एमआरपी बढ़ाते हैं और उस एमआरपी बढ़ाने के बाद हम उसमें डीपी में मार्जिन दे देते हैं, और फिर वो पैसे को जब हम रोटेट करते हैं ना, तो असल में वो मनी रोटेशन है। अब आप बात समझें कि अगर मैं कोई 10 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचना चाहूंगा तो उसका वो एमएलएम नहीं है, वो तो एक चीज का प्राइस बढ़ा के उसी में से पैसे रोटेन होने वाली बात है। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि जो हम एडवर्टाइजर से पैसा या होलसेलर रिटेलर से पैसा बचाते हैं, जो हम एडवर्टाइजिंग के साथ साथ सीएनएफ का डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल में पैसा बचाते हैं, वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है। इसलिए एक प्रैक्टिकल प्राइसिंग होना जरूरी है। इसी बात को मैं पहले लेके जाता हूं कि मैंने आपसे करीबन 5 मिनट पहले एक बात कही थी कि लीगल और एथिकल में फर्क क्या है। तो शायद लीगली इतनी आप प्राइसिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन आप एथिकली समझें, एक चीज की वैल्यू फॉर मनी अगर आप अपने कस्टमर को नहीं दे रहे ना, तो आप ये बात समझें कि आप इस बिजनेस में, ना ही आप इस बिजनेस को समझे हैं और ना ही आपको इस बिजनेस में होना चाहिए। फिर आप इस बिजनेस को छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है एक्चुअली। तो आपका मैं आंसर सरफराज उम्मीद करता हूं मैं दे पाया हूं। अगर इसमें और कुछ ऐड करना या कुछ और आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने क्लियर कर दिया कि सरकार ने दो पार्ट में बांट दिया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल।
और ये कहीं ना कहीं कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो एथिकली काम करे। और एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हमारे को पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने लेवल पे फैसला करें कि हमारे लिए कौन सी कंपनी बहुत ही जेन्युइन है। थैंक यू सो मच सर। हमने सर फिटसी के रोल पे भी बात कर ली और हमने प्रोडक्ट्स पे भी बात कर ली। एक सर कंट्रोवर्शियल सवाल उठ करके आता है और मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सर यही सवाल और इसी सवाल का जवाब वो जानना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम लोग लीडर्स को देख करके प्रभावित होते हैं, तो आज के मार्केट में जो मल्टी लीग जनरेशन वाली जो कंपनीज हैं जिसमें बड़े सारे लेग्स चलाने पड़ते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ठोक बजा करके एक बात कहते हैं कि सर जो 2 लेग वाली कंपनियां हैं वो नहीं चलेंगी। और बेस्ट पार्ट आगे तो लाइन जोड़ देते हैं कि ऐसा भारत सरकार कह रही है, सरकार बंद कराने वाले 2 लेग वाली कंपनियां। तो आज सर आपके सामने में सवाल रखता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, ये ना क्वेश्चन मार्केट में कई बार आता है। तो कई बार अभी पीछे हम महाराष्ट्र में किस ट्रेनिंग सेशन में थे लीगल के, तो किसी ने कहा कि सर कंपनी ना 2 लाख की कंपनियां बंद करके ना सिर्फ 6 लाख की कंपनी चलने देगी। तो मैंने कहा कि वो 6 क्यों, फिर वो 12 क्यों नहीं चलने देगी? कह रहा है सर वो पता नहीं, लेकिन सरकार सोचती है कि 12 चलने देंगी। तो मैंने कहा फिर 12 चल रहा है तो 18 क्यों नहीं चल रहा? और अगर 18 चल रहा है तो सिंगल क्यों नहीं चल रहा, या 3 क्यों नहीं चल रहा? और अगर सरकार ने कहीं लिखा है तो उसका कोई पर्चा, कोई पेज कहीं तो कुछ होगा। आज आप समझें तो एक सरकार की 2016 की गाइडलाइन है। उसके बाद 13 स्टेट्स ने अपनी-अपनी भी एक गाइडलाइन निकाली है। यानी 13 और 1 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने गाइडलाइन में निकाले हैं। अगर सरकार को किसी चीज को मना करना था तो किसी एक 14 चीज में तो लिखते कि ये चीज नहीं कर सकते। या अब करीबन जितनी कंपनीज कंज्यूमर अफेयर गाइडलाइंस में आज की डेट में हैं, उनमें से किसी कंपनी को वो ब्लॉक करते हैं। वो कहते हैं कि ये कंपनी का प्लान ये ओके नहीं है, हम इसको नहीं लेते। वो जिनका ओके लगता है वो करते हैं और जिनका नहीं लगता वो नहीं करते। तो हमें डिपार्टमेंट के प्लान की जो उन्होंने गाइडलाइन में लिखा है वो समझने की जरूरत है। देखिए गाइडलाइन क्या कहती है कि आपने कस्टमर को फोर्स नहीं करना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। हम ये कहते हैं कि कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसको कूलिंग ऑफ और बायबैक की टाइम देना है, आपको उसको रिफंड पॉलिसी का टाइम देना है। अगर वो टीम बनाता है और वो टीम का उसका बिजनेस आता है तो आपने उसको इनकम देनी है। जब टीम बिजनेस की हम बात करते हैं उसमें कहीं नहीं लिखा वो 2 4 6 8 10 12 15 लाइनों का प्लान है। और आपको जो भी लोग ये कहते होंगे आप उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए। देखिए भावना में तो मैं भी सब कुछ कह सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कि आज कोरोना कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो लिखा गया है, जो कानून में है, आप उसी का रेफरेंस देते हैं। और आप सब लोग समझदार हैं। देखिए आप एजुकेशन आप जानते हैं कि एमएलएम करने के लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है। हम खुद बुक्स पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लिखे को भगवान मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है, अखबारों में पढ़ा था। तो उनसे पूछिए जिन जो आपसे कह रहे हैं कि कहीं तो कोई एक लाइन तो दिखा दीजिए यार। तो अगर अगली बार आपको ऐसा लगे तो आप राम साहब को कहिएगा कि आप राम जी को भेजेंगे ना, तो राम साहब को कहना कि मेरे को डायरेक्टली भेजें इधर। आप ये कौन सी चिट्ठी पत्री आप पढ़ रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप श्योर रहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी कुछ भी होगा वो सबको सुन के, सबके सुनवा के और सबको बिठा के होता है। और यकीन मानिए 2 4 6 8 10 12 लेग्स से आप कोई भी कैलकुलेशन बना नहीं सकते जो सरकार को ना पता हो। तो सरकार को उस कैलकुलेशन से मतलब है, उस सिस्टम से मतलब है। जी सरफराज साहब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साथियों जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए, मेरे ख्याल से जो आज का सबसे हॉट टॉपिक था, जो सवाल था, शायद आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि हमारे पास फिलहाल 14 डॉक्यूमेंट्स है 13 स्टेट के और जो नेशनल लेवल पे। और किसी भी डॉक्यूमेंट इस बात का दूर दूर तक कोई मेंशन नहीं है कि 2 लेग वाली या 4 लेग वाली कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और कुछ साहब अगर आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें कि 2 लेग वाली कंपनियां बंद होने वाली है, तो डरना नहीं है। सवाल उनके सामने दाग दीजिए कि जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। राम सर को भी देखना और फिर से के चेयरमैन साहब राहुल सुदन सर को भी देखना। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल सर, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 लेग को लेकर के कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है, तो साथ एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा। क्या कैरी फॉरवर्ड को लेकर के भी कहीं कुछ मेंशन है कि जो कैरी फॉरवर्ड वाली कंपनियां वो नहीं चलेंगी, या ऐसा कुछ भी इस इलीगल एक्टिविटीज में, या कुछ भी नेगेटिव रिव्यू इसका आपके अकॉर्डिंग कैरी फॉरवर्ड को लेकर सर? राहुल सर। देखिए आपको ये समझना है कि
प्लान जो है वो क्या है? प्लान एक तरीका है जिसमें कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर बाँटना है। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल होती है और उसके अगेंस्ट हमने कमीशन बाँटना है। यानी जो भी बटेगा एक प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट ही बटेगा। अब हो सकता है कि वो मेरी परसेंटेज आज ड्यू होती है, या हो सकता है वो मेरी 2 महीने बाद ड्यू होती है। या अगर आप प्लान समझें तो कई बार मैचिंग इनकम के लिए लेने के लिए पावर या वीकर लेग्स के लिए या आपकी पोजीशन को लेने के लिए आप हम अर्निंग लेग और एक प्रमोशन लेग से कंपेयर करते हैं। कोई भी बिज़नेस करेंगे उसके अंदर एक लेग आपको हमेशा कमा के देगी और 2, 4, 5, 6 लेग्स आप जो भी समझें वो आपको एक आपकी प्रमोशन लाइन होती है, एक आपकी अर्निंग लाइन होती है। सो अगर आप नोट करेंगे तो एक्चुअली हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी इनकम होती है जो हर एक प्लान में कैरी फॉरवर्ड होती है। टेक्निकली आप समझे तो एक्चुअली वो कैरी फॉरवर्ड होती है, क्योंकि वो आप जब वो दूसरी लेग से बिज़नेस पूरा करते हैं तो वो जनरेट होती हैं। सो ये कहना अच्छा, प्लस कई जगह आपकी रॉयल्टी इनकम्स भी होती हैं, आपकी ग्रुप इनकम्स भी होती हैं, कई आपके लीडरशिप के पूल्स होते हैं जो इनकम आपके बाद में कैलकुलेट होते हैं। सो टिपिकली इसको सिर्फ ऐसे देखना है कि कैरी फॉरवर्ड एक शब्द को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टिपिकल एग्जांपल आपके पास है कि ये फला फला कंपनी है जिसका ये फला बिजनेस प्लान है जिसके इसके कैरी फॉरवर्ड में क्वेश्चन है, हाँ वो आप मुझे भेज सकते हैं तो मैं देख सकता हूँ। बट जनरल परसेप्शन में कैरी फॉरवर्ड शब्द को अगर आप गलत या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। शब्द में कोई गलत नहीं है, भावना में कोई गलत नहीं है। हाँ हो सकता है उसके ऊपर नीचे आपने क्या बिठाया है वो मैटर करता है। देखिए मतलब मैं सरफराज साहब के साथ 7:30 बजे से ये लाइव कर रहा हूँ, पर 7 बजे मैंने उनसे क्या बात करी और 9 बजे क्या बात करी वो मेरी और इनके साथ अलग बात हो जाती है। तो जब भी आप किसी प्लान को देखें ना उसको टोटलिटी में देखें कि उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके परचेज से लेके उसके एंड तक के सिस्टम में क्या है। आप ये बस समझिए कि कोई भी चीज जब पिरामिड होती है या मनी रोटेशन होती है ना, वो एक्चुअली पूरी चीज नहीं होती, पूरा प्लान नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है। कोई एक इनकम होती है जो गलत जाती है, तो हमें सिर्फ वो नोट करना होता है कि क्या चीज है जो गलत है। तो आपका आंसर देने के लिए सरफराज साहब कि क्या कैरी फॉरवर्ड की प्लान गवर्नमेंट बंद करने जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या लोगों को कैरी फॉरवर्ड ठीक या गलत लगता है, तो कैरी फॉरवर्ड अपने आप में तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी प्लान के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं या उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो राम साहब और आपके ट्रेनिंग के जितने भी लोग हैं वो उनको पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो कभी भी किसी अपने कंपटीशन या किसी अपने मार्केट में आप जाते हैं किसी से और कंपनी से बात करने के लिए, तो हमेशा प्लान को एज अ पूरा देखिए, एज अ टोटल देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। ओके, जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके सारे जवाबों से सर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और बेस्ट पार्ट सर ये है कि आप पर्टिकुलरली एक कंपनी पे फोकस नहीं कर रहे, आप इन जनरल बात कर रहे हैं। और सर इसी चीज को मैं सर मेंटेन रखना चाहूंगा, पर्टिकुलरली किसी कंपनी किसी प्लान पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि जो हमारा एक डाउट था कि कुछ लोग जो कैरी फॉरवर्ड को लेकर के नेगेटिविटीज प्रमोट कर रहे हैं, उसका जवाब हमारे को मिल गया। इसे सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड पे पर्टिकुलर टर्म पे हम सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटर को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए उस प्लान में। तो सर ये प्लान को लेकर के एक आखिरी सवाल सर मैं करके इस टॉपिक को खत्म करूंगा, प्लान को लेकर के कि बड़े सारे लोग सब कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे कुछ समय से नेटवर्किंग कर रहे हैं कि पास्ट में जो हिस्ट्री रहा है अदर कंपनीज का, तो 2 लेग वाली कंपनियां इंडिया में नहीं चली है, ऐसा लोग बताते हैं। इस पे सर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में ऐसा सही है? असल में ना ये क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए कि कंपनी को चलने के लिए क्या चाहिए। देखिए एक हम में से कोई भी डायरेक्ट सेलर बनता है तो वो बिजनेस तो शुरू कर लेता है एक प्रोडक्ट लेके, लेकिन एक कामयाब डायरेक्ट सेलर बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें प्रोडक्ट समझना पड़ता है, हमें टीम बनानी पड़ती है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, हमें लीडर बनना पड़ता है। अब सोचिए, अब एक कंपनी ने सक्सेसफुल होना है तो उसको कितने सारे फैक्टर्स चाहिए। उसकी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसकी टैक्सेशन की नॉलेज है, उसकी प्रोडक्ट की R&D है, उसका इवेंट का मैनेजमेंट है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, पे आउट्स है, फाइनेंशियल है। तो जब कोई कंपनी बंद होती है ना, तो उसके पीछे कोई 1 या 2 कारण नहीं होते, उनके कारण काफी होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ 2 लाख या 6 लाख या 8 लाख की कंपनी चलेगी और बाकी नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, उस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, वो बात उनकी सोच क्या है, एक्चुअल में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हिस्ट्री तो हमेशा नहीं बनती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आज जब सनील गावस्कर साहब ने 34
सेंचुरी मारी थी, तो तब मैंने देखा था और तब मेरे दादाजी ने ये कहा था कि ये तो आज के बाद कभी होगा ही नहीं। और आज ये ऐसा हो गया कि 10,000 रन हर कोई बनाता है और वो लिस्ट में आने शुरू हो गया है। सो रिकॉर्ड बनाना, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो एंटरप्रेन्योर की इंडस्ट्री है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस में सिर्फ मेहनत के बल पे और सोच के बल पे हम काम करते हैं। तो जो कंपनीज इसमें कैपेबिलिटी इंक्रीज करती हैं, उनके पास विजन है सही प्रोडक्ट्स को लाने का, प्लान में सुनने का, नए प्लान को चेंज करने का, अडेप्ट करने का, मार्केट को, कंपटीशन को समझने का, अपने लीडर्स को साथ में लेके चलने का, तो वो कंपनी सक्सेसफुल होती हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि 2 लेग और वो 6 लेग, एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है ऑनेस्टली। मतलब आप समझे, मतलब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये बाकी लोगों को बस मैं मैसेज देना चाहूंगा सर के बिहाफ में कि अगर कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि कंपनियां नहीं रही है, तो कारण ये नहीं कि वो 2 लेग वाली कंपनियां, ओवरऑल आपको सारी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये लाइव सेशन है, यदि किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सर मौजूद है, सर सवालों का जवाब देंगे। मेरी तरफ से जो प्लान को लेकर के था डिस्कशन करना, वो सवाल मैंने सर के सामने रखे। फिलहाल मेरे पास 2 सवाल और है जो कि मैं सर से पूछने वाला हूँ। यदि किसी का कोई सवाल है, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, तो कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर डालें। सर, जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है, तो बहुत सारे लोग जो कि करियर बनाना चाहते हैं और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान हो गया, जैसे उनको सैलरी नहीं मिल रही है, बड़े सारे लोग हैं जिनको कि जॉब से बाहर कर दिया गया। तो आपके पास सर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को जान रहे हैं, कंपनीज को जान रहे हैं, और बैक एंड में जो सरकार उसको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने वाली है, उसको भी आप जान रहे हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि एक यूथ यूथ के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, और खास करके मैं चाहूंगा सर इसका जवाब आप लॉकडाउन और ये जो कोरोना का समय है इसके संदर्भ में जरूर दें। जी राहुल सर। सरफराज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ओके, पिछले 20-22 साल का जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो एक बात जरूर दर्शाता है कि कुछ सालों के बाद एक जनरल मार्केट में रिसेशन आ जाता है। और जनरली ये देखा गया कि जब भी कुछ रिसेशन मार्केट में हिट होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली ग्रो कर जाता है। रिसेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है वो समझें, तो रिसेशन का मतलब होता है कि जब आपके एसेंशियल जो लग्जरी प्रोडक्ट लाइन है, उसकी कंजम्पशन या खपत नहीं बढ़ रही, लोगों की जॉब्स में परसेंटेज, या तो सैलरी कट हो रही है या जॉब्स कट हो रही हैं, और कस्टमर या कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है मार्केट को लेके, माहौल को लेके, थोड़ा सा कम हो जाता है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है। ऐसे माहौल के अंदर एक रिसेशन का माहौल बनना शुरू हो जाता है, और ऐसे माहौल में डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, क्योंकि लोगों को अपनी इनकम सप्लीमेंट करना है। अब मान लीजिए कि अगर मैं कहीं काम करता हूँ, मेरी 8-10 हजार रुपए तनख्वाह है और मेरी सैलरी में कुछ कटौती होने की संभावना है, तो मैं शाम को घर जाके पार्ट टाइम काम करके, अगर 2-3-4 घंटे काम करके अगर मैं वहां से इनकम बिल्डअप करना शुरू करूं, कि महीने में मैं 8-10 हजार रुपए मेरी सैलरी है, प्लस 7 हजार रुपए मैं अपना डायरेक्ट सेलिंग से कमाना शुरू करूं, तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लॉकडाउन है, जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, असल में ये थोड़ा सा बहुत ही यूनिक सा सिचुएशन है। अब ये तो हमें पता है कि रिसेशन हिट हो रहा है, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सामान की आवागमन बंद हो जाए, लॉजिस्टिक्स क्लोज हो जाए। ये जो टाइम है, ये तो ऐसा टाइम आया कि जिसने सब कुछ रीइन्वेंट कर दिया। अब आप और मैं सब जानते हैं कि हम एमएलएम कैसे करते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, चाय पीते हैं और उसको ज्वाइन कराते हैं, उसको प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है, उसको प्रोडक्ट देते हैं, उसको रिफंड की नॉलेज देते हैं, फिर उसके साथ मिलके उसके प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, और 2 से हम 4 लोग होते हैं, 4 से फिर हम 10-15 लोगों की एक छोटी मीटिंग करते हैं, और शायद 15 से फिर 50 लोगों की मीटिंग, फिर 50 से एक बड़े इवेंट में जाते हैं। सो लॉकडाउन ने क्या सिनेरियो चेंज कर दिया कि उसने एक नया एनवायरनमेंट खोल दिया, जिसको हम कहते हैं कि अब वो डिजिटल कर दिया उसने। हम और आप जो बात कर रहे हैं और इतने लोग आज हम बात कर रहे हैं, इसने ये साबित कर दिया कि इंडिया डिजिटली एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो गई। अब हमारे को माल जो भेजना है, उसके लिए कंपनीज को नए नए तरीके, नए लॉजिस्टिक्स के पार्टनर, नए डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनर्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा। सामान को भेजने के लिए हमें और थोड़ा सा यूनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम ई कॉमर्स कंपनी से सीख सकते हैं, उनका डिलीवरी मॉडल कैसा है, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव उनका मॉडल होता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में भी यूज किया जा सकता है। अब एक डायरेक्ट सेलर को क्या चीज सीखने की जरूरत है? उसको ये चीज सीखने की जरूरत है कि अब उसको अपने जो नॉलेज है, किस तरह से छोटे टाइम पे वो डिजिटली अपने लोगों को दे सकता है।
जैसे मेरी सिंगापुर में किसी से बात चल रही थी, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी साइट के ऊपर कस्टमर डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी दोनों का ऑप्शन दे दिया। यानी कि मैं राहुल अगर सरफराज भाई को प्रोडक्ट भेजना चाहता हूँ, तो मैं उनको भेज सकता हूँ, तो उनके यहाँ कुरियर चला गया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो आप ये देखेंगे, आपके जो इसेंशियल प्रोडक्ट है उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, और आपकी हो सकता है नॉन इसेंशियल जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें आपको काफी प्रमोशंस में भी हेल्प मिले। सो मैं एक्चुअली आपकी कंपनी या किसी कंपनी पे कमेंट ही करना चाहूंगा, नहीं तो आप राम साहब को फोन करेंगे कि राहुल जी ने कहा कि कोई प्रमोशन एक्स्ट्रा देनी है। बट हो सकता है कि ये वो टाइम आएगा जब आपको री इन्वेंट करनी पड़ेंगी प्रमोशन। जैसा हमें सबको पता है कि ट्रैवल अब होटल अब इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल ही 1 साल के लिए स्ट्रगल करेगी। हो सकता है कि आपकी एलडीपीज जो होंगी वो सब इसे वेबिनार में ही हमें करनी पड़ेंगी। अब ये टाइम वो आता है जब हम एक्चुअली काम को सीख लेते हैं और काम को एजुकेट करके काम करते हैं। अब मुश्किल दौर पे काम कौन करता है? वो करता है जिसका विजन क्लियर होता है कि लॉन्ग टर्म मेरे को ये काम क्यों करना है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब मैं 18, 20 साल, 21 साल का होता हूँ, तो मुझे एक विजन होता है कि मुझे करियर बनाना है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग वो करियर बन सकता है? क्योंकि जब हम सोचते हैं और लॉकडाउन जैसा जब ये पीरियड आता है, तो हमारे को अपने ऊपर डाउट आना शुरू होता है कि अभी हमने काम करना शुरू किया और ये सिनेरियो आ गया। बट आप यकीन माने, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक टेस्ट मैच है। वो एक 2020 तो नहीं है कि आज आप एक शैम्पू खरीदेंगे या एक एलोवेरा खरीदेंगे तो आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। आपको ये समझना है कि आपके करियर बनाने में डायरेक्ट सेलिंग एक करियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, ये लॉकडाउन जैसा टाइम आपको रीइन्वेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। यकीन मानिएगा, मैं भी पहले 6 महीने में एक बार ऐसा कभी डिजिटल वेबिनार्स में अटेंड करता था। अब ये थोड़ा-सा रूटीन बढ़ गया, तो मुझे भी लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी आपस में बढ़ना शुरू हो गई है। तो मेरा उन सभी डायरेक्ट सेलर्स से जो इस चीज को सोचते हैं कि ये बिजनेस करियर की तरह हो सकता नहीं हो सकता, उनको कहना चाहूंगा कि ये आप 100% इसको एज अ करियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लॉकडाउन में ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन ये जब तक चलेगा तब तक आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, सिस्टम्स को एनहांस कर सकते हैं, प्लान को समझ के एनहांस कर सकते हैं। आप अपनी हॉट मार्केट को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले हमारे साथ एक सिचुएशन हुआ था 2-3 महीने का कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था और मेरे को बेड रिडन होना पड़ा था प्लास्टर की वजह से। सो उस सिनेरियो के अंदर मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा था, तो मुझे मुझे मेरी अपलाइन ने एक चीज समझाई, कह रहा ये टाइम यूज कर अपनी मार्केट को बिल्डअप करने में। और मैं अपनी अपलाइन का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे आइडिया दिया और वो मेरे लिए काम कर गया। और उन्होंने मुझे काफी तरीके भी समझाए उस टाइम पे, अप्रोचिंग के भी एक-एक करके। और कई बार क्लास में होता था तो नहीं पूछ पाता था, तो इंडिविजुअली वो टाइम मिल गया मुझे उनसे पूछने का। सो आप में से जिसको भी लगता है कि ये करियर नहीं है, वो अपना ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये टाइम आएगा, ये चला जाएगा, ये एक्चुअली आपको बेटर करके जा रहा है, आपके सिस्टम को रिफाइन करके जा रहा है। और यकीन मानना, डायरेक्ट सेलिंग अभी सालाना करीबन 15 से 20% पे ग्रो करने वाली एक इंडस्ट्री है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में हम भारत की जीडीपी में उतना सफिशिएंट नंबर करेंगे कि हमें एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा रेप्यूटेड इंडस्ट्री ट्रीट किया जाए। सरफराज भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है। और ये जो लॉकडाउन का समय आया है, तो कहीं ना कहीं एक फिल्ट्रेशन लेकर के आएगा। जो भी अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी है, उसके जरिए हम लोग बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। और सर, मैंने लोगों को मौका दे दिया था सवाल पूछने का, तो 3-4 तरह के सवाल आ गए। अब समय सीमा है, लेकिन फिर भी सर मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ, और आप देख लेना सर, जो आपको लगे कि जनरली इसका जवाब देना जरूरी है, आप दे दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये है सर, कि जो इड्सा वाली कंपनी है केवल वो रहेगी, ऐसा उन्हें बताया गया। एक फेसबुक यूजर ने सर ये मैसेज डाला है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, फिटसी की मेंबरशिप के लिए आपने क्या वो तय किया कि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, किसको आप अपनी कंपनी का मेंबर बनाते हैं? जी सर। फिटसी की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है उसका रूल सिंपल है कि आपका जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में होने चाहिए। और आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से सारी ऑब्जेक्शंस और सारे डाउट्स आपके वहां से क्लियर होने चाहिए। और सेकंड, हमें एज अ पर्सन आप समझ में आने चाहिए कि
आपके विजन एग्जैक्टली है क्या, आप क्या चीज पे लड़ना चाहते हैं और क्या चीज करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आप परफेक्ट होना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं और एक ठीक ढंग से ग्रो करना चाहते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा एक्चुअली तीसरा क्वेश्चन होता है कि आप हम फिटसी के लिए क्या लेकर आएंगे। देखिए, जब मैं राम साहब से मिला था तो राम भाई से मैंने एक चीज पूछी उनसे कि फिटसी आपके लिए क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। क्योंकि फिटसी तो एक एक विचार है, उन समूह है जिन लोगों ने इकट्ठा करके बनाया है। तो राम साहब का जो आंसर उन्होंने तब दिए तो मुझे लगा कि ये हमारे आने साथ में आने से एक्चुअली हमारे को 1 और 1 11 करेंगे। सो क्राइटेरिया के क्वेश्चन का आंसर देते हुए सिंपल है कि कॉन्फ़िगरेटर से कंप्लायंस होना चाहिए, वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस मॉडल, आपका ऑफिस हम विजिट करते हैं वो वेरीफाई करने के लिए, प्लस आप जो फिटसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन कि सिर्फ आईडीएसए की कंपनी रह जाएंगी और बाकी सब कंपनियां बंद हो जाएंगी या उड़ जाएंगी या चली जाएंगी, मतलब जो भी हम कहना चाहते हैं। अब ये समझें तो अब अब एक समझिए, यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस डायरेक्ट सेलिंग है। यूएस डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप माने तो 100 कंपनीज हैं, और यूएस से जो डीएसए आईडीएसए, जैसे वहां पे यूएसए डीएसए है, वहां पे समझे तो वहां 30 कंपनीज हैं। सो अब तक अगर ऐसा होता कि सिर्फ आईडीएसए की कंपनी इंडिया में रह सकती होती तो अब तक यूएसए से तो ये हट जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो हमसे 30 साल पहले से एमएलएम कर रहे हैं। यूरोप में भी 25-30 साल से एमएलएम चल रही है, 1980-90 से आप लगाएं तो 30 साल 40 साल से तो यूरोप में एमएलएम चल रही है, वहां पे भी ऐसा हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट यूरोप में तो दोनों जो एसोसिएशंस काम करती हैं, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, किसी देश की बात नहीं कर रहा, एक ब्रसल से काम करती है और एक इटली से काम करती है, दोनों के मेंबर्स काम करते हैं। सो ये कौन बोलता है? ये वो बोलता है जिसको एक्चुअली पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। वो कहता है कि फला बंद हो जाएगी, दूसरा चल जाएगी। अब आप बात समझें, अगर सिर्फ एक आईडीएससी की कंपनी ही चलनी होगी तो फिर भारत सरकार को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि फिर वो गाइडलाइन और ये पेपर वर्क और ये इतने कंज्यूमर अफेयर, हर स्टेट में 5 ऑफिशियल्स और कंसल्टेंट्स और लॉयर्स और लीगल और फाइनेंशियल कमिटीज, मतलब सोचे तो कितने लोगों का कितना टाइम लगा सरकार में। और ये बात हम और आप समझ लें कि सरकार हमसे बहुत ज्यादा समझदार होती है। ये लोग जो सरकार में बैठते हैं ये बहुत ओवर क्वालिफाइड एंड ओवर इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। अब अगर इनको एक लाइन लिखनी तो एक लाइन लिख देते हैं ना कि सिर्फ आईडीएसए की कंपनी चलेंगी। इनको इतने सारे 500 पेज छापने की क्या जरूरत है? क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। आज हम ये बात करते हैं कि ऑटलर एक सबसे अच्छी कंपनी है, मेरे मुंह से ये भी निकल सकता है ऑटलर वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी है। हो सकता है सरफराज भाई कहें कि ऑटलर ब्रह्मांड की सबसे अच्छी कंपनी है। अब मैं हो सकता है उसमें चुप रहूं या हो सकता है रिएक्ट करूं, बट ये एक सही मायने में एक मार्केटिंग स्टेटमेंट है। जैसे ये एक मार्केटिंग स्टेटमेंट है, वैसे ही आईडीएसए की कंपनियां इंडिया में चलेंगी, वो भी एक मार्केटिंग स्टेटमेंट है। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपने अपना डाउट जरूर क्लियर कर रहा है, और मैं एक्चुअली आपको कहता हूं कि आपने एटलीस्ट पूछा, क्योंकि पूछना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो कोई और नहीं पूछेगा। लेकिन आप रेस्ट एश्योर्ड, मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही एसोसिएशन की रजिस्टर्ड कंपनियां चलने का प्रावधान है ही नहीं। हिंदुस्तान एक राइट टू बिजनेस जगह है जहां पे बिजनेस करने की सबको आजादी है। आप ढंग से लीगल एथिकल सरकार की मान्यता प्राप्त काम करते हैं, सबको आजादी है काम करने की, प्रोवाइडेड आप ठीक तरीके से काम करें। फिर आप आईडीएसए में हैं, फिटसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ठीक करना जरूरी है। जी आलम साहब। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, एक यूजर का सवाल है, उनका कहना है कि हम राहुल सर के मुंह से ही सुनना चाहते हैं क्या कि बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान, इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? एक यूजर का सवाल है। ओके, टेक्निकली या देखो, जब हम किसी शब्द का कहते हैं ना कि इसकी व्याख्या क्या है, तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं।
या डिक्शनरी उठाते थे। हमारे टाइम में डिक्शनरी होती थी तो हम डिक्शनरी उठाते थे। तो उस टाइम पे सन 2000 के आसपास की बात, 2002 के आसपास जब बाइनरी आया था तो हम बड़ा रिसर्च करते थे कि ये शब्द है क्या। सच्चाई ये है कि वो 2000 और 2020 तक, आज तक मुझे उसका परिभाषा ही नहीं मिली। ये जो शब्द हैं ये हमारी इंडस्ट्री ने खुद ही बनाए हैं। सो मैट्रिक्स शब्द आप गूगल करेंगे तो मैट्रिक्स की परिभाषा कुछ और निकलेगी, वो एक पिक्चर निकल आएगी कीनू रीव्स की। लेकिन एमएलएम में मैट्रिक्स प्लान अलग हो जाता है। डिफरेंशियल की डेफिनेशन अलग निकलेगी जब आप गूगल करेंगे, लेकिन एमएलएम में डिफरेंशियल प्लान की डेफिनेशन अलग हो जाती है। सेम वे बाइनरी प्लान की डेफिनेशन और उसका होने में फर्क है। आप फर्क समझें कि किसी भी प्लान की या पोजीशनिंग की स्ट्रेंथ कंपनी के टाइम भी होता है, कंपनी की सोच भी होती है और उसके प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक्स होता है। असल में प्लान पहले नहीं आता, प्रोडक्ट पहले आता है। प्रोडक्ट अपने साथ प्लान लेकर आता है, फिर वो प्लान अपने साथ वो प्रमोशन या सर्विसेज लेकर आता है। सिर्फ प्लान अपने आप में सब कुछ नहीं है। अभी सर जैसे आलम साहब ने कहा कि जो कंपनी अच्छी सर्विस कर पाएगी इस दौरान पे वो सर्विस करेगी, तो यानी कि प्लान इनकम्प्लीट है, प्लान के साथ साथ सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या बाइनरी प्लान वो मुश्किल है या इलीगल है या डिफरेंशियल प्लान में प्रॉब्लम है, या दोनों में से ऐसा कौन सा प्लान है जो फूल प्रूफ है कि ठीक है। आंख बंद के कर लें। तो समझे कि जो मैंने आपको कहा कि ये चलाने वाले पे होता है, उसकी नीयत पे होता है, उसकी मैनेजमेंट की विजन पे होता है कि वो क्या करे। क्या डिफरेंशियल प्लान 100% सक्सेसफुल है? आंसर है नहीं। क्योंकि जब आप उसके अंदर कुछ प्लान्स के अंदर जब आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए आप वॉल्यूम परचेस करा देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो सबसे खतरनाक पार्ट है। किसी कस्टमर की जो पहली परचेज ही होती है वो बड़ी हाई वैल्यू बल्क परचेज में कन्वर्ट हो जाती है अपनी परसेंटेजेस को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंशियल में। बाइनरी में जो रिस्क हो जाता है वो कई बार ट्राईपॉड का हो जाता है या मल्टीपल आईडीज का हो जाता है या आप स्ट्रक्चर का हो जाता है। सो वो क्वेश्चन एक्चुअली प्लान का नहीं है, क्वेश्चन उस मैनेजमेंट का है कि वो कैसे चलाना चाहती है उस चीज को। ऑनेस्टली अगर आप एक ट्रांसपेरेंसी करके कस्टमर को सीधा सब कुछ सच सच बता दें, ऑनेस्टली दोनों प्लान कंफर्टेबल चलते हैं। सेकंड, आपको ये समझना चाहिए कि प्रैक्टिकली ना बाइनरी जो था वर्ल्ड में एक एक्विजिशन का तरीका था, मतलब लोगों को लाने का तरीका था और फिर रिटेन करने के लिए वो रिपर्चेज या डिफरेंशियल में चले जाते थे। लेकिन आज की डेट में इसकी जो परिभाषा है या उसकी जो लाइन है वो बहुत थिन हो चुकी है। आज की डेट में लोगों को पता है कि डिफरेंशियल प्लान की क्या लॉन्गेविटी है या बाइनरी प्लान का क्या प्लस या माइनस है। दोनों प्लान अपने लिए प्लस या माइनस है। इनफैक्ट दो क्या, इनके आप कॉम्बिनेशन देखें तो करीबन 12-15 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं आज की डेट में। तो चीजों को सिंपल बताना प्लान में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मैंने ये क्वेश्चन वर्ल्ड में जो सबसे बड़े नेटवर्कर थे यूएस के, उनसे पूछा था आज से करीबन 10 साल पहले, कि मैंने कहा सर इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है, बाइनरी या डिफरेंशियल। तो उन्होंने कहा कि जो चीज ढंग से कस्टमर को समझा सको ना वो ठीक है, नहीं समझा पाओगे तो दोनों नहीं समझा पाओगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा राहुल तू अप्रोच कैसे करता है किसी को। मैंने कहा मतलब, कह रहे किसी को तूने अप्रोच करना हो डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो उसे कैसे अप्रोच करता है। मैंने कहा मैं उसकी लिस्ट बनाता हूँ, उसको इनवाइट करता हूँ और प्रोडक्ट का डेमो देता हूँ या यूसेज देता हूँ। कहता सीधा जाके क्यों नहीं बोलता कि मैं एमएलएम करता हूँ। मैं उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा मतलब, कहते सीधा जा और बोल मैं एमएलएम करता हूँ और मैं तब तक तेरे से पूछूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं कहतेगा कि हाँ मैंने प्लान देख लिया तू ठीक नहीं है या तेरे प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अब सोचो उसने मेरी 15 साल की एक नॉलेज थी उससे पहले और उस इंसान ने मुझे कितनी सिंपल चीज कितने साफ शब्दों में समझा दी कि आपको, कहता है कि सिंपल। तो उसी तरीके से जब मैं अप्रोचिंग सिंपल कर गया तो उसके बाद मेरे लिए तो वो प्लान समझाना भी और सिंपल हो गया कि वो बाइनरी है या डिफरेंशियल। आप ठीक प्लान ठीक नियत से ठीक प्रोडक्ट के साथ समझाओ, यकीन मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आपके लिए ग्रोथ का पैटर्न है। आपको काम करना आना चाहिए, बस ये मेरा कहना है। अगर सर मैं इसमें बोलूँ
कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि दोनों ही प्लान लीगल है, दोनों ही प्लान एक्सेप्ट किया जा सकता है हर डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल रूल है, आप कंज्यूमर अफेयर ने अगर किसी कंपनी का प्लान एक्सेप्ट किया और उनको अपनी लिस्ट में लेकर गए हैं तो वो प्लान लीगल है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ठीक है। आपके इस पॉइंट से सर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि मेरे पास और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये अधिकार नहीं है कि हम उसको लीगल बोले या इलीगल बोले। इस बात का फैसला करती है एमसीए, और उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी ने खुद को रजिस्टर किया है, सरकार ने अथॉरिटी दी है, तो वो प्लान लीगल है। इस पे फिर एक बिल्कुल सवाल आता है कि कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कि कुछ समय से चल रही थी, सभी अच्छा भी मान रहे थे, वो एक लीगल कंपनी है जिसको लाइसेंस भी मिला हुआ, और अचानक से वो कंपनी चली जाती, इस पे फिर आप क्या बोलेंगे? देखो दो चीजें हैं, सरकार ने वो गाइडलाइन तो बनाई और उसके रूल्स बनाए, बट उसका भी वो भी एक इवॉल्विंग स्टेज पे है जिसमें भी अब जो रूल्स बन के आ रहे हैं जो शायद अगले महीने या 2 महीने के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हमारे इस गाइडलाइंस को, इस रूल्स को बड़ी ताकत मिलने वाली है। अब क्वेश्चन है कि कंपनीज उसमें से चली क्यों जाती हैं या कंपनीज बंद क्यों हो जाती हैं, उसका क्वेश्चन फिर वही है कि उनकी दो चीजें, एक कुछ कंपनी जिनकी मैनेजमेंट को काम संभालना नहीं आता, जिनको कई बार हम कहते हैं कि ना वो लाइफ में लॉटरी लग जाती है, काम शुरू हो जाता है पर वो प्रिंसिपल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के नहीं आती, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आती, बुक्स नहीं मेंटेन करनी आती, टीडीएस नहीं आता, तो आपको प्रॉब्लम आती है। इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड होता है कई बार आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आपकी कंपनी बंद हो जाती है। शायद का कहीं रीजन मैंने नोट किया कि प्रोबेबली उसका फर्क लीगल और एथिकल में है। मैं 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहा हूँ या मैं 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेच रहा हूँ या 10 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में फर्क आता है। आप ये बात समझें कि हमें एक कस्टमर आज की डेट में समझदार है और नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर या एमएलएम करने वाला ना हमारी भाषा में तो ओवर स्मार्ट है, सुपर इंटेलिजेंट है। तो हम उन लोगों को एक्चुअली में सही पैसे दिखाए ना तो यकीन मानना कंपनी चलेंगी। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ना ये थोड़ा सा पर्टिकुलर है और प्रोबेबली आप मुझसे कभी ऑफलाइन डिस्कशन कर लें तो मैं शायद आपसे 1-to-1 केसेस पे ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का केस नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इसके लिए मैं आलम साहब चाहूंगा कि आप ये जो जो भी आप इसकी पर्टिकुलर इंक्वायरी लेना चाहें मेरे से, वो आप मेरे से अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। श्योर, ठीक है। जी। तो सर एक लास्ट सवाल मैंने रखा हुआ था, लेकिन उससे पहले ग्रुप में एक मैसेज आया है व्हाट्सएप, ये फेसबुक पे ही कमेंट सेक्शन में, कि सर कई कंपनीज में ना ग्रुप शिफ्टिंग होती है, और इसके वजह से ना जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो थोड़ा सा डरता है अपने करियर को लेकर के। तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान है जिससे कि वो खुद के करियर को सुरक्षित समझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में? आप आपका पूछने का मतलब है कि जो ग्रुप किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाता है तो एक नीचे डायरेक्ट सेलर को लगता है कि यार मेरा ऊपर मैं काम कैसे करूंगा उस कंपनी में। सेम कंपनी में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया, ये सवाल था कमेंट सेक्शन में। सेम कंपनी में स्ट्रक्चर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। असल में पता क्या है, एज अ डायरेक्ट सेलर ना हम अब हर डायरेक्ट सेलर को एक शब्द सिखाते हैं अपलाइन का, फिर एक्चुअली हमें उसको समझाया जाता है कि अपलाइन वो होती है जो उसको लेकर आता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम इसको एक्चुअली समझाते हैं अपलाइन वो होता है जो उसको काम करना सिखाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उस डायरेक्ट सेलर को ये समझ में आ जाता है कि असल में अपलाइन वो है जो आपको अपलाइन बनने में हेल्प करता है। जी। तो अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा चांस कि आपके ऊपर का ग्रुप कहीं और चला गया और आपको ये फीलिंग समझ में नहीं आई और आपको लगा कि आपके साथ कोई नहीं है, तो राहुल सर, यकीन मानना कि रिपीट जी। करना, यहाँ पे आवाज चली गई थी आपकी। आपने हेलो, 3 स्टेज का, उसके बाद सर जी। अब आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ओके। देखिए अब जब ग्रुप शिफ्टिंग की बात होती है या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर शिफ्टिंग की बात होती है तो हम सभी इनसिक्योर होते हैं, लेकिन असल में ऐसे ही कुछ मौके होते हैं डायरेक्ट सेलर की जिंदगी में जब वो एक डायरेक्ट सेलर से ग्रो कर जाता है एक लीडरशिप में और एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में, वो समझ जाता है कि मेरे को एक्चुअली अब खुद अपलाइन बनना है। सो
एक डायरेक्ट सेलर को उस चीज से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। उसको ये मानना है कि ये उसकी जिंदगी थी, ये उसी की रेस है, ये उसी ने सीखना है और उसने आगे बढ़ना है। अब 10 लोग भागते हैं रेस में, लेकिन जीतता तो वही है जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होती है। सरफराज भाई आज 20 घंटे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मैं 2 घंटे डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, मेरी और उनकी रेस बराबर नहीं हो सकती ना। तो आप एज अ डायरेक्ट सेलर ये समझें कि ये आपको अब अपना अपलाइन बनने की जरूरत है। अब बजाय इसके कि आप ढूंढें कि अपलाइन कौन बनेगा, आप खुद अपलाइन बने। तो ये मत ढूंढें कि ऊपर कौन है या नहीं है। आप अपनी टीम जैसे संभालते हैं वो वहीं से शुरू होता है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। वैसे तो सर मैं आखिरी सवाल की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन सर कमेंट में सवाल बड़े अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इजाजत दे तो एक और एक्स्ट्रा सवाल ले लूँ मैं। सवाल बहुत बढ़िया नहीं आप ले आप आपके लोगों के क्वेश्चन भी अच्छे हैं और आपके पूछने का तरीका भी बड़ा अच्छा है सरफराज। अ, जी है। प्लीज गो अहेड। सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ कंपनी ने चेक लेने के लिए रिटेल करना आवश्यक कर दिया। जैसे आप अगर 2 लेख चला रहे हैं, 3 लेख चला रहे हैं, चेक लेना आपको आपके अपने टर्नओवर का ही पैसा लेने के लिए साइड से इतने हजार का या इतने पॉइंट का बिजनेस करना, कुछ इस तरीके से। तो क्या ये लीगल है? उनका ये सवाल है। मेरे को नहीं पता मैं आप सबके सामने कैसे रखूं, लेकिन आप उनके दर्द को समझ गए होंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए गाइडलाइन क्या कहती है, पहले ये समझिए। गाइडलाइन ये कहती है कि आप किसी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते परचेस करने के लिए। तो अब आप लेकिन अब आपको प्रैक्टिकली प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है प्लान में। लोगों को ग्रो करने के लिए, उनकी टीम इनकम बढ़ाने के लिए आपको कुछ टारगेट्स भी रखने पड़ते हैं। कुछ प्लान को स्ट्रक्चरिंग भी इस तरीके से बनाना पड़ता है कि मैं काम करूंगा तो मेरी इनकम आएगी। अब आज की डेट में मेरे को सोच अगर 10,000 रुपए कमाने के लिए, तो मैं 10,000 रुपए के हिसाब से काम करूंगा। लेकिन अगर मेरी सोच 1 लाख की है, तो मुझे 1 लाख का काम भी करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि गाइडलाइन ये कहती है कि आपने किसी को फोर्स नहीं करना। लेकिन प्लान के स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए जाते हैं, बन भी सकते हैं कि मैं अगर मेरी 1 लेग के अंदर इतना बिजनेस है और मुझे 2-3 अपनी वीकर लेग्स के अंदर मिला के इतना बिजनेस करना पड़ेगा, तो वो ग्रुप बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है। अब वो ग्रुप बिजनेस कितना प्रैक्टिकल है वो क्वेश्चन है। अब कई एक्चुअली देखिए डायरेक्ट सेलर का डिससेटिस्फेक्शन क्या होता है कि मेरे को अपना ही चेक कमाने के लिए अगर मुझे ही इतना सब पैसा लगाना पड़ता है, तो उसकी सबसे ज्यादा दुख उसको वहीं होता है। तो हमें एज अ कंपनी ओनर, एज अ मैनेजमेंट ये सोचना चाहिए कि डायरेक्ट सेलर का दुख क्या है। वो काम करने को तैयार है, पर क्या हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये एक्चुअली सरफराज भाई ये ना थोड़ा सा केस टू केस वाला क्वेश्चन है। मतलब इन द सेंस कि इसमें पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो आपको मुझे ना इस क्वेश्चन को यहीं पे इसका आंसर यहीं रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके आगे बात करने के लिए ना मुझे आपके साथ ऑफलाइन आना पड़ेगा। तो आप अपने मेरे से आप ये क्वेश्चन का आंसर लेके आप प्लीज अपने जो लेकिन डायरेक्ट सेलर है जिन्होंने भी ये पूछा उनको आंसर जरूर दीजिएगा। मुझे नहीं पता सर, ये फेसबुक पे सवाल था। एनीवे जितना आपने जवाब दिया उससे मैं ये समझ गया कि क्योंकि कंपनी का मकसद है कि डायरेक्ट सेलर जो उनका चेक भरे, इंसेंटिव भरे, तो थोड़े बहुत तो टारगेट है। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि जो टारगेट उनको मिल रहा है वो अचीवेबल है या नहीं। थोड़ा बहुत समझ में जी आता था कि चेक ऐसा नहीं कि उनके ऊपर बर्डन बन जाए, है ना, जो आपने जी बताया। बिल्कुल थैंक यू सो मच बिल्कुल। सर। तो हमें बचाते हैं सर, अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सर, जिस दिन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि अब चीजें ठीक हो गई। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद हमें समझ में आया कि अभी गाइडलाइंस है, लॉ नहीं आया है, कानून नहीं आया है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी कब कानून मिलने वाला है? देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंक्लूड हो चुका है। यानी कि अगर आप कहें तो डायरेक्ट सेलिंग एक एक्ट का पार्ट है और ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है। यानी कि कानूनन डायरेक्ट सेलिंग इंक्लूडेड है। अब सिर्फ उसके जो काम करने के रूल्स हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग आप अपने हिंदुस्तान में काम कैसे करना है, तो उसके कुछ रूल्स बन रहे हैं। उस रूल्स के ऊपर डिस्कशन का प्लेटफॉर्म सरकार से स्टार्ट है। तो आपके वहां पे जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो स्टेक होल्डर्स या कंपनी वालों से बात कर रहे हैं कि उसके अंदर वो क्या क्या चीजें चाहेंगे, वो सुझाव मांग रहे हैं इंडस्ट्री का। वो सभी सुझाव सभी ने दे दिए हैं जो जो इस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अब उन्हीं के ऊपर वो मॉडल रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। वो जो रूल्स हैं वो एक्चुअली आप ये माने कि आप का जो लॉ है वो उस दिन से लागू हो जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक ये हो चुका होता। उम्मीद थी कि 31 मार्च या 30 अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए था, बट अब ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस।
सरफराज भाई, आप लोगों को आप सबने मेरा आप सबने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि आपकी कंपनी का मैंने एक इवेंट कवर किया था। एक सरफराज भाई, ये ऑटलर का एक इवेंट है जो एक मैगजीन में, डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन है हमारी, उसमें कवर किया था। तो ऑटलर के हम सिर्फ एक लीगल ही कंपनी नहीं, एक राम साहब को एक बहुत अच्छा इंसान भी समझते हैं। तो ये मैगजीन आप में से जितने भी लोगों ने पढ़ी हो, तो आप जरूर हमें भी फीडबैक देना, हमें भी फेसबुक पे कमेंट देना। जी आलम साहब। जी थैंक यू सो मच सर। मैं चाह भी रहा था, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलर जो कि सिर्फ कंपनी तक ही सीमित रहते हैं। कंपनी जो मटेरियल्स वगैरह उनको प्रोवाइड कर रही है आज, क्योंकि हम लोग एक लाइव प्लेटफॉर्म पे और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े सारे लोग हमें सुन रहे हैं, वो भी लोग जो कि हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, और वो भी लोग जो इंटरेस्ट रख रहे हैं या तो हमारी कंपनी में या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मैं आप सभी को सुझाव देना चाहूंगा कि आप लोग थोड़े से सजग रहें, चीजों को लेकर के अवेयर रहें, सरकार जो चीजें लेकर के आ रही उसके बारे में जरूर जाने। और उसी में से एक चीज है जो कि मुझे और आपको बहुत मदद पहुंचाएगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन। और मजेदार बात है कि आज हम उनके एडिटर इन चीफ से बात कर रहे थे, और मुझे पता है जब आप किसी से बात करते हैं, अपनी बात रखते हो, जो आप जवाब सुनते हैं, उससे भी आप अंदाजा लगा पाते हैं कि सामने वाले की बातें कितनी जेन्युइन है। और मुझे लगता है कि आज के सेशन के एक एक सेकंड को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और आपको बहुत ही शानदार और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आप सभी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और आज के सेशन को मैं ओवर करना चाहूंगा राहुल सुदन सर के कुछ शब्दों के साथ। जी राहुल सर। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे, और इनफैक्ट मुझे वो टाइम याद दिलाया जब मैं डायरेक्ट सेलर था और मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम पे पूछने के लिए, बताने के लिए कोई नहीं होता था। गूगल नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता, और नहीं होता था। उस माध्यम आपके साथ है, उसमें आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही स्टेबल करियर है। आप अगर उसको अपनी जिंदगी के 8-10 साल 15 साल देते हैं, तो आपको वो सकता है जो आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी महसूस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग असल में ना एक जीने का तरीका भी है। दुनिया बाहर 9 से कुछ करती है, वो 10 से 6 कुछ करती होंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। ये जीने का तरीका हमें अपनी सोच में, अपने विचार में लाना पड़ता है। ये विचार आने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इस इंडस्ट्री में मैं कितने साल लगा सकता हूँ, और क्या ये बिजनेस लीगल है, और क्या ये मेरा फ्यूचर सिक्योर है। यकीन माना, ये सभी क्वेश्चन को आप दिमाग से निकाल दो। आपका यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रही है इंडिया के अंदर। ये इतना बड़ा बिजनेस करने जा रही है कि शायद हम 2025 में, हम भारत की जीडीपी में हम कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट काम कर पाए। सरकार हमारे साथ है, वो हमें हर वक्त नए नए रूल्स और नए गाइडलाइंस और नई डायरेक्शंस लेकर आ रही है, ताकि हम और खुल के काम कर सकें। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कस्टमर जिनको आप लेकर आते हैं सिस्टम के अंदर, उनको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पहली बार में ट्रेनिंग करके दीजिए। उनको रिफंड पॉलिसी, उनको ग्रीवियंस सेल, अपना सारा इन्फॉर्मेशन आप पहली बार में दीजिए। यकीन मानिएगा, ये जितना बिजनेस आप ट्रांसपेरेंसी में और ठीक तरीके से करते हैं, ये बिजनेस उतना ही ग्रो होता है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ज्यादा चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड इट वाज रियली अ प्लेजर। थैंक यू सरफराज साहब, थैंक यू राम जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।